नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 6 अगस्त 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में जो इश्यूज़ है उसमें एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड है। दूसरा मुद्दा है जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो यूएसए की लीडरशिप में हो रही है उसकी एक समरी लेंगे छोटी सी, क्योंकि हमने न्यूज़ भी डिस्कस कर ली है और इधर देखा जाए तो एक्सप्लेन भी कल डिटेल में देख लिया था। बस एक समरी लेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद में कश्मीर का क्या स्टेटस है, और बाकी कल का हमारा एक आर्टिकल जो बच रहा है वो देखेंगे, जिसमें हमने देखा कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के हाथ लग रही है, तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या इनिशिएटिव लिया है। ठीक है। और फिर एक मुद्दा बचेगा, वो है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने के बाद में लद्दाख का क्या परिस्थिति है, वो हम डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि इसमें कुछ और सारी डिटेल्स बतानी है कि चाइना का तो क्या परसेप्शन है, इंडिया क्या सोचता है, क्या पूरा पीछे का डिस्प्यूट है जिसको लेकर के चाइना हर बार एग्रेशन दिखाता रहता है लद्दाख वाले रीजन में। तो जानेंगे इस मुद्दे को कल। ठीक है। अभी हमारे पास में जो इश्यूज़ हैं उनको देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आर्टिकल है टाइटर पॉलिसी। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है ना, उसकी मीटिंग हुई फ्राइडे को, और रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब 0.5% से और राइज़ कर दिया है। किस पे आ गई है? 5.4%। पेंडेमिक से पहले कितनी थी? 5.15%। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट जो है या फिर रेपो रेट है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोविड आउटब्रेक होने से पहले जो रेट थी उससे भी ज़्यादा कर दिया है। रेपो रेट आपको पता होना चाहिए, आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है या बैंक जब आरबीआई से पैसा लेते हैं जो भी उधार, तो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट रहती है ना, उसी को रेपो रेट बोल देते हैं। ठीक है। इसको पॉलिसी रेट भी बोल दिया जाता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद में इसको कैलिब्रेटेड मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन बोला गया, जो कि सोच समझ करके एक्शन लिया जाएगा। वैसे देखो, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी आरबीआई को जो दिया हुआ है ना टारगेट 4 ± 2%, उसके अपर हैंड में या अपर हैंड मतलब 6% के लगभग, या 6 से भी ऊपर जा रहा है, 7% के लगभग, और वो भी किस पे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे। तो इस केस को ध्यान में रखते हुए एक्सपेक्टेड था कि हाँ, रेपो रेट है वो राइज होगी। तो ऐसे में इन्फ्लेशन का फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा सा कम होना, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, पर वही चीज़ है कि प्रोजेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं यही है कि पूरे साल में आरबीआई को जो दिया हुआ टारगेट है 4 ± 2%, इसका मतलब 2 से 6% के बीच में रखना है अपने को इन्फ्लेशन। तो अपर हैंड जो है 6% वाला, उस तरफ थोड़ा सा टिल्ट रहेगा इन्फ्लेशन का। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो रेपो रेट है वो राइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ग्रोथ रेट की बात भी करें तो मोर और लेस आरबीआई ने बोला है कि 7.2% के लगभग ग्रोथ रेट रहने वाली है, जो कि आईएमएफ ने भी लगभग यही बताई थी। 7.3 7.4 लगभग इतना ही ग्रोथ रेट बताई थी इंडिया की 2022-23 में। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पूरे साल का कितना बताया आरबीआई ने? 6.7%। तो 6 से तो ज़्यादा गया सीधा सीधा। तो ऐसे में सोच समझ करके और फिर बाद में आरबीआई ने डिसाइड किया है। ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्वार्टर्स की कितनी क्या है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। बस इतना सा है कि क्या परिस्थिति थी जिसके चलते रेपो रेट को बढ़ाया गया। अब देखो, इन्फ्लेशन बढ़ने के दो कारण होते हैं। एक तो सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो, एक डिमांड बढ़ गई तो देखो, आरबीआई की तरफ से जो काम हो सकता है ना, वो है मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही मनी के रेगुलेट करने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डिमांड को तो रेगुलेट कर देगा आरबीआई, बट अभी जो महंगाई ज़्यादा है ना वो सप्लाई साइड है। पर फिर भी आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो उस केस में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का ही काम है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा दिए कि भाई चलो ठीक है, इन्फ्लेशन रेपो रेट राइज होगी, इंटरेस्ट रेट राइज होगी, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा घूमेगा नहीं, तो डिमांड भी कम होगी, तो अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगी इन्फ्लेशन। पर सच बात तो आपको पता है ना कि सप्लाई साइड इश्यू है ज़्यादा। तो ओके, खैर आगे देखें तो अभी धीरे धीरे इकोनॉमी प्रॉपर ट्रेजेक्टरी पे आ रही है। तो रिसेंट जो आरबीआई के सर्वेज रिलीज हुए हैं उनमें अगर देखा जाए ना, तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, चाहे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ओवरऑल हमें ज़रूरत है कि एक नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जाए। भाई सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट हमें मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्रीकल्चर में लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, बट एग्रीकल्चर जो है वहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसका मतलब एक खेत है
10 जने काम कर रहे हैं, वहाँ पर 5 जनों को हटा दे तो भी खेत की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं आ रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 5 जने उनकी प्रोडक्टिविटी तो जीरो हो गई। तो छुपे हुए बेरोजगार हैं, उनको वहाँ से निकाल करके और जॉब देनी ज़रूरी है। अब सर्विस सेक्टर तो सबको जॉब दे नहीं सकता, राइट। जॉब के लिए फिर ऑप्शन बच जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल तो इन्फ्लेशन को जो गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ है आरबीआई को, वो तो देखो फुलफिल हो नहीं रहा है, पर फिर भी इन्फ्लेशन को अपनी तरफ से टारगेट करके एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी तरफ से पॉलिसी रेट को राइज कर रही है। अब आने वाले टाइम पे यूँ लगता नहीं है कि ज़्यादा टाइटनेस बरतेगी यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, हाँ जी इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा राइज होगी, और होगी तो बहुत मॉडरेट होगी, वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। अगर महंगाई कंट्रोल में नहीं आई ना तो इन्फ्लेशन ये रेपो रेट को और राइज करना पड़ेगा, और अगर हो जाती है फिर कोई इशू आएगा नहीं। बाकी सच बात यह है कि अभी महंगाई कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई को जो करना था वो तो कर दिया। अब पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। आरबीआई ने तो वैसे ये बोल दिया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो स्टार्ट होगा उसमें बोलो फर्स्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन 5% तक आ जाएगी। इसका मतलब कि अगले साल तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा महंगाई को कंट्रोल में आने तक का, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि आरबीआई जो कुछ भी काम करे वो सोच समझ करके करे, ठीक है, पॉलिसी रेट को डिसाइड करने से पहले। अब आपको क्या करना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, उसके बारे में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है ना, जिससे पूरा आपको मिल जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के क्या क्या एक्शंस होते हैं। जैसे अकोमोडेटिव स्टांस चल रहा था कोविड के टाइम पे, जब इंटरेस्ट रेट कम चल रही थी, रेपो रेट कम चल रही थी। हॉकिश स्टांस अभी करंटली हम कह सकते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट राइज की जाती है जिससे कि लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके। तो वो थोड़ा सा आप उन डिटेल्स को अच्छे से देख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल चैलेंज। देखो हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं ये बात, ये आज हमारा फाइनल डिस्कशन रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे पर हमने न्यूज़ भी देख ली, एक्सप्लेन पेज भी देख लिया। मुद्दा क्या है, यूएसए की लीडरशिप में टोटल 11 कंट्रीज़ ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप का नाम क्या है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एमएसपी, ओके। उसमें इंडिया को पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, तो बड़ा हमारे लिए झटका भी है और हमारे लिए एक लेसन भी है कि क्यों नहीं मिला मौका। देखो क्यों ये ग्रुप स्टैब्लिश किया गया है। चाइना है ना, बहुत ज़्यादा पकड़ बना करके रखता है कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स पे, जो कि आज के टाइम पे हाई टेक इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल, लिथियम और 17 रेयर अर्थ एलिमेंट, जो कि कल हमने एक्सप्लेन पेज पे देख लिया, वो अच्छे से देख लेना आप, वहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अब इस ग्रुप को लीड तो कर रहा है यूएस, और बाकी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर देख सकते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके एंड यूरोपियन कमीशन। अब इस केस में इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं होने के चलते हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कहा कि जी इंडिया की जगह क्यों नहीं बन रही है, बात करो। अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अब क्रिटिकल नाम ही आ गया, तो क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे मॉडर्न डेज की जो अप्लाइंसेस बनते हैं, चाहे स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, सोलर पैनल हो, विंड टर्बाइन हो, इन सब में इन मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आज हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात भी करते हैं तो वहाँ पर बैटरी भी चाहिए, तो लिथियम की रिक्वायरमेंट होती है, कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इवन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बात तक कह दी है कि ये जो कुछ मिनरल्स हैं इनमें लिथियम, जिसकी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कमी है और डिमांड आने वाले टाइम पे ज़बरदस्त होने वाली है और बढ़ भी रही है। आपको पता है अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगे बिक रहे हैं उसके पीछे लिथियम आयन की ही, लिथियम रिसोर्सेज की कमी ही है हमारे देश में, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, क्योंकि बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बेस्ड बन रही हैं। तो बोला 40% तक, मतलब 40 गुना तक बढ़ने वाली है लिथियम की डिमांड आने वाले 2 दशकों में। तो कंपटीशन तो ज़बरदस्त है देखो इस फील्ड में, जो अभी हमने देखे मिनरल्स उनमें। तो ऐसे में चाइना का एक ऑल्टरनेट निकालना इन कंट्रीज़ के लिए अपने आप में ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अगर 25 साल पहले से देखा जाए ना, आज से 25 साल कुल मिला के हम बात करें 1998-99 की, तो चाइना ने तो देखो अपनी इन रेयर अर्थ मिनरल्स, कोबाल्ट, निकल या फिर लिथियम, इनमें अपने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोग्राम शुरू भी कर दिए थे उस टाइम पर। यूरोप थोड़ा सा अभी रिसेंटली जागा है, तो वहाँ पर बुडापेस्ट, हंगरी है ना, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, वहाँ पर यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है बैटरी अलायंस एकेडमी।
काम क्या किया जा रहा है कि लगभग 8 लाख ऐसे वर्कर्स को ट्रेन किया जाए जो कि बैटरी इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज गेन कर ले और यूरोपियन यूनियन को जो बैटरी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल करा सके। तो यूरोप जग गया, जापान भी एग्जैक्टली यही काम कर रहा है और दूसरे कंट्रीज़ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने भी यही किया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्स एंड एनर्जी एम्प्लॉयर एसोसिएशन ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की कि ऑस्ट्रेलिया में कितनी कमी है एक्सपर्टाइज की, तो ये चीज़ें जग करके की गई है। यूएसए ने इसीलिए इन कंट्रीज़ को कोलैबोरेशन में लिया है, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, क्योंकि इनके पास में या तो रिसोर्स है, रिसोर्स के साथ में या फिर इनके पास में टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज है या फिर अवेयरनेस है। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया जगह ही नहीं। इन सब में जो एक प्रोग्रेसिव पैटर्न देखने को मिल रहा है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स में या फिर हम कहें क्रिटिकल एलिमेंट्स को के बारे में टेक्नोलॉजी डेवलप करने में और इनके बारे में कुछ ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में, तो इंडिया बहुत पीछे रह गया। तो अभी हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? देखो, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का तो साफ साफ एक ही कहना है कि हमारे पास में प्रॉपर एक्सपर्टाइज नहीं है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है, लेबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो बोले जब तक ये नहीं होगा तो कैसे इंडिया को आप रेलेवेंट बना पाओगे? इसीलिए यूएसए की लीडरशिप में इस पार्टनरशिप से इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया। हम भी तो चाहते हैं ना कि इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी पे रिलाय करे ज़्यादा से ज़्यादा। हम भी चाहते हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें और कर भी रहे हैं हम एफर्ट्स। सोलर पैनल है वो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे। तो लोकल प्रोडक्शन अगर हमें करवाना है तो क्यों ना हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करें और साथ में जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हो वो हम ला सकें। जैसे चाइना ने अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी माइंस एक्वायर कर रखी हैं जहाँ से वो कोबाल्ट निकालता है सीधा, ठीक है। इंडिया ने भी वैसे अपनी तरफ से अर्जेंटीना में यहाँ पर लिथियम की जो माइंस है उनके लिए कोलैबोरेशन किया है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उनमें, ठीक है। तो बोले इंडिया को थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। साथ में हमारे जो एलीट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल आईआईटीज़ या दूसरे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है जैसे आईआईएससी बेंगलुरु, तो यहाँ पर क्यों ना हम हमारी जो स्पेशलाइजेशन है मिनरल टेक्नोलॉजी में उसको यूटिलाइज करें, अपग्रेड करें कोर्सेज को, राइट, जिससे कि एक न्यू नॉलेज इकोनॉमी भी बने, इस चैलेंज को भी टैकल किया जाए और रेलेवेंस भी बना दें हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो जब हमारे पास में पता है, इतने हम अलर्ट रह सकते हैं, तो क्यों ये एक तरीके से ढिलाई छोड़ रखी है? तो उन चीज़ों पे करेक्शन और करेक्टिव एक्शन टाइम पे होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रीदिंग लाइफ इनटू इट। ये हमारा कल का आर्टिकल बचा हुआ है, वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद में कश्मीर वाला देख लेंगे। परमेश्वरन अय्यर जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो, इंडिया जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा इस साल में और इंडिया ने बहुत सारे क्लाइमेट कमिटमेंट भी दे रखे हैं, चाहे फिर वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो 2015 का या फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कि ग्लासगो में अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई थी 2021 नवंबर में। रिसेंट का मतलब हो गया 7-8 महीने पहले। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने हमारी तरफ से कमिटमेंट दिए थे जिसमें एक कॉन्सेप्ट हमारी तरफ से दिया गया था जिसको बोला गया था पंचामृत, 5 क्लाइमेट रिलेटेड कमिटमेंट्स। और उन पंचामृत्स को ही फुलफिल करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है। नया का मतलब है जो एग्जिस्टिंग सारी चीज़ें चल रही थी ना क्लाइमेट चेंज को कंटेन करने के लिए, उनको एक अम्ब्रेला टर्म के बेसिस पे या अम्ब्रेला एक कॉन्सेप्ट में मर्ज कर दिया गया है जिसका नाम है लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट, लाइफ, जिसका काम क्या है, एक माइंडफुल और एक डेलिब्रेटेड मैनर में रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो बजाय कि माइंडफुल एंड वेस्टफुल कंजम्पशन के। इसका मतलब हम चाहते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज को यूज़ करें, पर वो रिसोर्सेज को यूज़ करने का तरीका क्या होना चाहिए, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से या वेस्ट क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होना चाहिए। देखो, ये चीज़ तो डाउट वाली है ही नहीं। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर देखा जाए तो ये एकदम क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देखा जाए तो 18% के लगभग ग्लोबल GDP को नुकसान हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। और जिसमें इंडियन इकोनॉमी को तो 2050 आते आते $6 ट्रिलियन तक का नुकसान होने का पूरा चांस दिख रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क है। अब इंडिया अकेला देखें तो वहाँ पर हमारे ज़्यादातर लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं? देखो, 50% के लगभग वर्कफोर्स हमारी रूरल एक्टिविटीज़ में, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, राइट। तो उस परिस्थिति में क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो गाँवों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ फूड एंड वाटर सिक्योरिटी, भाई जब
प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की अच्छी नहीं आएगी तो फूड कहाँ से? और जब रेनफॉल में ही एक तरीके से मॉनसून का बिहेवियर इरेटिक देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी इरेटिक है वो और ज़्यादा इरेटिक होगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं, कहीं पे ड्रॉट्स आ रहे हैं, तो बोले ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। पिछले 2 दशकों में बहुत सारे कंट्रीज़ ने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई हैं, कई एक्शन लिए हैं, तो उनका जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आना चाहिए बोलो वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम साफ साफ क्या कहता है कि वर्ल्ड की आज की जो पॉपुलेशन है लगभग 8 बिलियन के लगभग है, उसमें से अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन भी जो है ना वो अगर एनवायरनमेंट और इको फ्रेंडली मैनर में बिहेव करना शुरू कर दे तो मान के चलो कि 20% तक कार्बन एमिशन को आप रिड्यूस कर दोगे। और वो इको फ्रेंडली मैनर क्या है? ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। रूम में नहीं हो एसी बंद कर दो, रूम में नहीं हो हीटर लाइट्स को इनको ऑफ करके चले जाओ, एनर्जी कंजम्पशन रुक जाएगा। फूड वेस्टेज को रोक दो, ठीक है, या फिर हर साल एक फ्लाइट आप ट्रिप जो भी करते हो एक फ्लाइट ट्रिप अवॉइड कर दो। तो बोला इससे इतना कुछ बेनिफिट हो सकता है कि जो एसी और ये बंद करोगे तो उससे तो 282 किलोवाट तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है प्रोटेक्शन आई मीन कंजर्वेशन हो जाएगा पर डे। 370 किलोग्राम पर ईयर के हिसाब से कार्बन रिडक्शन हो जाएगा अगर आप फूड वेस्ट को रिड्यूस कर देते हो, अवॉइड करते हो। और इसके अलावा अगर एक साल में एक फ्लाइट को हर एक बंदा, ये 1 बिलियन की बात हो रही है, 8 बिलियन की सबकी बात नहीं हो रही है, तो बोला 700 से 2800 किलोग्राम पर कैपिटा कार्बन एमिशन को आप रिड्यूस कर सकते हो। कुल मिलाकर के बोला जब 1/8 पार्ट अगर टोटल पॉपुलेशन का अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे तो बोला इतना बेनिफिट हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकारों की केवल पॉलिसी और इनको बनाने से काम नहीं चलेगा। जब लोकल लेवल पे इंडिविजुअल अपने लेवल पे सोशो इकोनॉमिकली सोच करके अपनी बाउंड्रीज में रहते हुए भी अगर क्लाइमेट अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लेगा तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए लाइफ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के हिसाब से बना सकते हो। ये लॉन्च कब हुआ था लाइफ प्रोग्राम? 5 जून 2022 को, जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व किया गया। और लॉन्च किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल को कैसे काम करना चाहिए और एक कलेक्टिव मैनर में सारी सोसाइटी मिलके काम कैसे कर सकती है। जब सोसाइटी मिलके काम करेगी तो स्टेट होगा, स्टेट से कंट्री, कंट्री से वर्ल्ड, तब जाकर के क्लाइमेट क्राइसिस को हम हैंडल कर पाएंगे। तो ऐसे में ये ग्रास रूट लेवल पे जो एक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है अपने आप में। अब इसमें क्या चीज़ें बताई जाएंगी? बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हर किसी को करनी चाहिए। क्लाइमेट फ्रेंडली बिहेवियर। एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल सब्जी लेने जा रहा है, सब्जी लेने के लिए भाई क्यों आप पॉली बैग पे रिलाई कर रहे हो? अभी भी रीयूजेबल कपड़े का बैग लेकर के जाओ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं, पैदल चले जाओ, साइकिल लेकर के चले जाओ। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, उनको बंद कर दो भाई जब यूज़ नहीं हो रहे हैं। क्यों आप एक रूम के सारे घर के सब कुछ चला करके बैठे हो? बंद भी तो किए जा सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी पे लाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के ग्लोबल कम्युनिटी को प्रो प्लेनेट पीपल बनाने की ज़रूरत है। तो शुरुआत वो कहाँ से होती है? खुद से। तो ये चीज़ है मेन फोकस। डेनमार्क ने देखो बाइसिकल को यूज़ करने के लिए सेपरेट पार्किंग, सिटीज़ में रोड्स के लिए सेपरेट लेन्स बना दिए। इससे क्या है कि जो लोग आसानी से अपने खुद के, मतलब वही बात है, इसमें तो फिजिकल मोबिलिटी भी आएगी, फिर वो भी बेनिफिट करेगा, बीमारियां भी नहीं लगती हैं। इसके अलावा जापान की बात करें तो वॉक टू स्कूल सेपरेट एक आइडिया चला दिया कि भाई स्कूल तो आप पैदल ही जाओगे अगर आप, और पहली चीज़ स्कूल के लिए भी ये कंडीशन हो जाए कि आपकी विसिनिटी में ही हो, 1.5-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की रेंज में अगर स्कूल है, मान लो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर 500 मीटर इस रेंज में अगर स्कूल है तो पैदल जाने के लिए आप इंस्पायर कर सकते हो बच्चों को। तो वो जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट लॉन्ग, अब जबकि इंडिया में तो उल्टा है, स्कूल बनाएंगे एकदम सिटी से बाहर ले जा करके और फिर बाद में बस और चलाएंगे और उन बसों में बैठा करके बच्चों को लेकर के जाएंगे जिससे कि और पैसा ऐंठा जा सके माँ बाप से कि हाँ जी बस फैसिलिटी है हमारे पास में, आप तो आओ। वो बात ठीक है कि हाँ सबको अपनी अपनी चॉइस की स्कूल मिल जाती है, पर इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करके हम इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। खैर स्कूल वाले पॉइंट पे ना फंस के आगे बढ़ते हैं हम। तो लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के हर एक लाइफ के हर एक पार्ट में ऐसा काम हो जिसका क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम हो। आगे देखा जाए तो की पिलर्स क्या हैं इस लाइफ प्रोग्राम के? कंज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबली,
भाई सीधी सी बात है, कुछ भी खाओ, कुछ भी यूज़ करो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो, उसको ऐसे यूज़ करो कि जिसको आप उसको लॉन्ग लाइफ तक कंटिन्यू कर सको। उसको यूज़ एंड थ्रो वाले कॉन्सेप्ट पे हमें नहीं चलना चाहिए। जैसे हम स्वच्छ भारत मिशन के अंडर में ऑलरेडी ये चीज़ बिहेवियरल चेंज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं ना, तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हमें लाइफ प्रोग्राम के अंडर में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन को प्रमोट करने के लिए भी काम करना होगा, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो बिहेवियर चेंज होना, एक माइंडफुली मैनर में चीज़ों को यूज़ करना, यूटिलाइज करना। अब देखो यूटिलिटी वर्ड इसीलिए आता है कंजम्पशन की बजाय, क्योंकि कंजम्पशन में तो क्या है, कंज्यूमरिज्म आएगा, कंज्यूमरिज्म में मटेरियलिस्टिक हो जाओगे। और यूटिलिटी में क्या होता है, चीज़ें बहुत सारी हैं मार्केट में, या फिर चीज़ें उतनी ही प्रोड्यूस करो जितनी की लोगों को ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप उस चीज़ को उतना ही यूज़ करो जितनी की आपको ज़रूरत है। भाई सीधी सी बात है, गली के दो किनारों को छोड़ करके आपको कोई सामान लेकर के आना है, तो वहाँ आप अपना व्हीकल लेकर के क्यों जाते हो, पैदल नहीं जा सकते? सिंपल सी बात है। इसके अलावा प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबली, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा राइज होना कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और आज के टाइम पे वर्ल्ड की ज़्यादातर इकोनॉमीज इसी कैपिटलिज्म के मॉडल पे चल रही है, मोर और लेस वो अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। अब जो कैपिटलिज्म है उसमें कंजम्पशन पे बेस्ड होता है, प्रोडक्शन बेस्ड होता है, तो प्रोडक्शन भी इस तरीके का होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर क्लाइमेट फुटप्रिंट उसका मिनिमम हो सके। जैसे कि अगर आप देखो कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया जा रहा है, जैसे फूड प्रोडक्ट है, तो उसकी पैकेजिंग में आप क्या क्या आइटम यूज़ कर रहे हो, वो आइटम ऐसा होना चाहिए जो कि रीयूजेबल हो। और दूसरी चीज़, अगर वो रीयूजेबल ना भी हैं तो उस जो प्रोडक्ट के यूज़ करने के बाद में जो कचरा बन रहा है उसका प्रॉपर कलेक्शन भी किया जाए, जिसको हम बोलते हैं ना एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई अगर आपके प्रोडक्ट की वजह से कचरा फैल रहा है तो उस कचरे को कलेक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? केवल दाम कमाने का ही थोड़े ना आपका है, पैसे कमाओगे मज़े करोगे, ऐसे नहीं होता ना। रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस करो जो कुछ भी आप कर रहे हो। फिर लिव रिस्पॉन्सिबली। देखो कोविड ने हमें अच्छे से समझा दिया है कि भाई कैसे आप अकेले बंदे, एक एक बंदा जब अपनी हेल्थ का पूरा अच्छा ध्यान रख सकता है तो उसका बेनिफिट फिर पूरी सोसाइटी को मिलता है, और पूरी सोसाइटी नहीं, फिर वर्ल्ड कम्युनिटी ही सेफ हो जाती है। तो उस परिस्थिति में कोविड ने जो हमें सिखाया है कि कैसे हम हमारे बिहेवियर को हमारी नॉर्मल डेली डे टू डे लाइफ में हम मैनर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो वो चीज़ एप्लीकेबल होनी चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए हमारे दिमाग में मर्सी होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा नेचुरल रिसोर्स है, मेरे मन में आए जैसे यूज़ करो, या फिर दूसरे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को तो आप बहुत बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हो, खुद के को सेव कर रखा है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल मैनर में ज़िंदगी जीना। अल्टीमेटली देखो, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर जो हमें सिखाती आई है, अंग्रेज नहीं आए थे ना उसके पहले, या फिर आज भी देखो ना, हम तो पीपल की, तुलसी की, इनकी पूजा करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, नेचुरल फोर्सेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ना कि नेचर को अगर आपने सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, नेचर की अगर आपने सही तरीके से, कहते हैं ना कि प्रोटेक्शन नहीं की, तो फिर बाद में नुकसान तो अल्टीमेटली जो इस दुनिया में रह रहे हैं उन सबको ही है, और उसका मेन कल्प्रिट ह्यूमन खुद होगा। तो ऐसे में एडवांसमेंट के नाम पे हम इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक बात नहीं है। तो ऐसे में हमारी जो वैल्यूज़ है ना खुद की, ठीक है, उन वैल्यूज़ को हम G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम पे प्रमोट कर सकते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ जी सकते हैं, और या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ जी सकते हैं। G20 कंट्रीज़ की बात करें ना, तो वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन, उसका 60% पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज़ में रहती है। जितनी ग्लोबल जीडीपी है उसका 80% इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा हैंडल की जाती है, और ग्लोबल एक्सपोर्ट का भी 75% इन्हीं कंट्रीज़ के हाथ में रहता है। तो ऐसे में इंडिया को अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए जैसे ही इंडिया प्रेसिडेंट बनता है G20 कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये मुद्दा था हमारा मेन। आगे चलते हैं। फिर हमारा आज का आर्टिकल आ गया, द राइज ऑफ कश्मीर। देखो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ था 5 अगस्त 2019 को। तब से लेकर अभी तक कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आए हैं उनको समअप कर रहे हैं मनोज सिन्हा जी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वहाँ के कश्मीर के ही, आई मीन जम्मू एंड कश्मीर के।
आपको पता है कि पहले जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख और ये सब इंक्लूडेड था, स्टेट जब था, फिर उसके बाद में बाइफरकेट कर दिया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग। लद्दाख को भी यूटी बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसका मतलब सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं वहाँ पर, बीच में कोई और दूसरी एंटिटी अभी फ़िलहाल वहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ करती हैं। तो देखो यहाँ पर सीधी सीधी बातें क्या बोली गई है कि जो इंक्लूजन लेकर के आना था सोसाइटी में, जो वहाँ पर प्रेवलेंट करप्शन था उसको रोकना, जो यूथ को बहुत ज़्यादा मिसलीड किया जा रहा था, मिसगाइड किया जा रहा था, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने आप में आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब देखो सवाल क्या है, देखो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, गवर्नमेंट में बहुत सारी कमियां चल रही थी उस टाइम पर, तो ऐसे में उन चीज़ों को करेक्ट किया गया। बोलो 2018-19 के बीच में लगभग 9,229 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए थे। अब वो प्रोजेक्ट्स के नंबर इंक्रीज होकर के 50,627, मतलब वहाँ पर लगातार प्रोजेक्ट्स को हाई स्पीड पे कंप्लीट किया जा रहा है। सोशल सेक्टर, एजुकेशन और हेल्थ की बात करो तो वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लगभग 43.83% तक खर्चा जो है वो बढ़ गया है सोशल सेक्टर में, एजुकेशन और हेल्थ में। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करो तो उसमें भी पिछले 3 सालों में लगभग 45% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट अच्छा खासा हो रहा है। इसके अलावा जन भागीदारी एम्पावरमेंट, इसका मतलब कोई भी काम अगर गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल्स पे उस चीज़ के बारे में बता दिया जाता है, तो लोगों को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो आसानी से वहाँ पर एनरोल कर पाते हैं और उनकी जो टर्न रहता है उसके हिसाब से उनका नंबर आकर के वो अपने हिसाब से अपने फैसिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। इसके आगे एक्सप्लॉइट मतलब यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है तब से ई गवर्नेंस में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। जैसे रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई उसमें जम्मू कश्मीर टॉप रैंकर था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। अब वहाँ पर रोड डेवलपमेंट की बात करो, रूरल एरियाज़ में कनेक्टिविटी की बात कर लो, हेल्थ फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एग्रीकल्चर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बोला हर चीज़ में जम्मू कश्मीर अपने पिछले ट्रेजेक्ट्री से बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की बात करें तो जो 150 सालों से चलती आ रही एक परंपरा थी जिसमें क्या था कि सर्दियों के टाइम में तो जम्मू कैपिटल हो जाएगी और गर्मियों के टाइम में श्रीनगर कैपिटल हो जाएगी, तो ये शिफ्टिंग होती थी ना, बोला ज़्यादा भी नहीं तो 400 करोड़ रुपए तक का खर्चा आता था एनुअली। तो बोला इस खर्चे को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और ये दरबार शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट था इसको बिल्कुल एंड कर दिया कि बोले ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, बार बार आप सामान उठा करके, बोरिया बिस्तर उठा करके इधर उधर घूमते रहोगे और फिर इस तरीके से क्या होता है कि बीच में लूप होल्स भी बहुत सारे निकल जाते थे। तो बोला करप्शन भी ज़बरदस्त फ्लोरिश हो रहा था वहाँ पर। अभी करप्शन को कंट्रोल करने के लिए बोले 639 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं जिनमें कार्रवाई चल रही है यूटी के अंडर में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू किया। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। अनएम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको आज के टाइम पे बेनिफिट मिल रहे हैं कि वो अपने खुद के घर के आसपास में भी रह करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें तो बोले सी चेंज हुआ है, बहुत गजब का चेंज हुआ है यहाँ पर पिछले 3 सालों में। जैसे स्टोन पेल्टिंग पहले हुआ करती थी, पत्थर फेंकने का काम, लगातार हड़तालें हुआ करती थी, बोला अब इन चीज़ों को बहुत हद तक रोक लिया गया है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो ट्रबल मेकर्स थे उनको सही टाइम पर सही एक्शन के अंडर में उनको टैकल किया जा रहा है। सिविलियन की जो कैजुअलिटी थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा चुका है और इसका रिजल्ट ये है कि यूटी में 1 करोड़ के लगभग टूरिस्ट जो हैं वो पिछले 7 महीनों में घूम के जा चुके हैं, जनवरी से जुलाई के बीच में। जम्मू कश्मीर खुद अभी प्रोजेक्ट्स बहुत हाई स्केल पे इम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे अभी तक देखें तो लगभग 58,477 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काम अच्छी स्पीड से चल रहा है जिन पे। और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, यूएई इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो एजुकेशन के प्रमोशन में एम्स वहाँ पर ओपन हो रहे हैं, न्यू डिग्री कॉलेजेस खोली जा रही है, बोला 50 नई डिग्री कॉलेजेस खोल दी हमने वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगातार कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, रूरल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए काम किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर में टोटल जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, इसका मतलब फ्लोइंग वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसका पोटेंशियल है लगभग 20,000 मेगावाट। पर बोले पिछले 70 सालों में जो यूटिलिटी यूज़ की गई वो केवल 3500 मेगावाट थी। अब उसको एक्सटेंड करके 3000 मेगावाट और ऐड कर दिया गया है पिछले 3 सालों में। तो बोले स्पीड से वहाँ पर पावर प्रोडक्शन का काम भी हो रहा है, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वो तो जम्मू कश्मीर में पूरी हो जाए, और बाकी फिर पूरे देश को बेच करके खरीद पैसा भी कमा सकते हैं। यूथ जो हैं उनकी बात की जाए, बोले 30,000 के लगभग गवर्नमेंट क्रिएट की जा चुकी हैं, और लगभग 5,20,000 के लगभग यूथ जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा चुकी है कि वो अपने लेवल पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंश्योर कर सकें। इसके अलावा इंडस्ट्री 4.0, आपको पता है कि कैसे भी करके हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उन चीज़ों के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक तो हो चुका है, और लगातार हम अट्रैक्ट और कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि जम्मू कश्मीर को जो चीज़ सोच करके यूटी में कन्वर्ट किया गया था, बोलो वो चीज़ बहुत हद तक इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपने पॉजिटिव ओपिनियन है। नेगेटिव ओपिनियंस के बारे में थोड़ा सा आपको कलेक्शन करना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद में कश्मीर में क्या नेगेटिविटीज़ फैली हैं, थोड़ा सा ढूंढ लेना उसके बारे में। ओके, एक बैलेंस अपने पास में ओपिनियन होना चाहिए, पर फेवर किसको करना है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को थोड़ा ये ध्यान रख लेना है। क्यों? क्योंकि हम एक गवर्नमेंट के अंडर में काम करने जाए, गवर्नमेंट को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना अपने को। हाँ, कमियां हैं वो हाईलाइट करो। क्यों? कमियों को देखोगे नहीं तो फिर सोल्यूशन कैसे निकालोगे? आंख मूंद के हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, कुछ तो इश्यूज रहते ही हैं। अरे भाई डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में तो आप कुछ भी करो, जनता के सारे जो सेक्शंस हैं वो खुश नहीं रह सकते, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस हमारे पास में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना लद्दाख वाला, वो देखो मैं कल सोच रहा हूँ, कल डिटेल में बताऊँगा आपको कि कैसे कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो डेवलप हुआ इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो आज का ये तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच।